देखो सैलरी चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल अपना लॉजिक क्या है कि अपने को एक तो मेन बात तो ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो फिर सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा उसका इनकम। तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगा, पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, जो अपने पढ़ने वाले वो अलग ग्रेचुटी ESI। हम बोलते हैं इस चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी है बेसिक कंपोनेंट, मेरा लैंग्वेज में, ये कहीं पे बोला नहीं है, मेरा लैंग्वेज में बेसिक कंपोनेंट है, जिसको आप लोग बोलते हो ग्रेचुटी, बोनस, फीस, कमीशन, आपका क्या बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, वो सब जो हेडिंग्स है वो आ गया बेसिक कंपोनेंट में। सेकंड हेडिंग है अलाउंसेस और थर्ड हेडिंग है मेरा परक्यूजिट। इन तीनों को जब ऐड करें तो आता है ग्रॉस सैलरी। बेसिक कंपोनेंट का सारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकाल के, अलाउंसेस का सारा अमाउंट जो टैक्सेबल है निकाल के, और परक्यूजिट का भी जो टैक्सेबल वैल्यू है निकाल के, तीनों को ऐड कर ले तो आ गया मेरा ग्रॉस सैलरी। उसमें माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स अमाउंट है 50,000, सेक्शन 16(1) बोलता है फिक्स अमाउंट 50,000। उसके अलावा एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, वो पढ़ेंगे। और प्रोफेशनल टैक्स तुम्हारा जितना जमा हुआ है वो पूरा छूट मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए पे कर रहा है प्री टैक्स तो पहले परक्यूजिट में ऐड कर लो और फिर यहाँ डिडक्शन में माइनस कर लो, और अगर तुम्हारे ही जेब से कट रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर लो। तो प्री टैक्स सबको माइनस करना अलाउड है जितना पेड हुआ है, और स्टैट्यूटरी डिडक्शन 50,000 फिक्स है जो सबको अलाउड है। अब बचा एंटरटेनमेंट अलाउंस, खाली एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, तो ये पढ़ेंगे। तो अपने ग्रॉस सैलरी में से जब ये तीनों डिडक्शन माइनस करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तीनों, नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में दोनों, तो आ जाएगा आपका नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। ये अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पे अपने ये बात जान ही रहे हैं कि आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आगे यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, नया वाला टैक्स सिस्टम है उसमें सेक्शन 16(2) और 3 किसी को भी अलाउड नहीं है। माने नया वाला टैक्स सिस्टम में खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये दोनों डिडक्शन नहीं है। नया वाला टैक्स सिस्टम में ये दोनों डिडक्शन नहीं है। एक क्लास हमको लेना है, याद रखना, ट्राई करेंगे सैलरी रिपीट के बाद ही कर ले, जिसमें हम आपको वो बता देगा कि नया वाला टैक्स सिस्टम और पुराना टैक्स सिस्टम में कहाँ चेंजेस। ठीक है, अब बोला कि सैलरी का रूल क्या है, सैलरी कैसे टैक्सेबल होता है, ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब तुम्हारा अगर करंट ईयर का सैलरी पूरा हाथ में आ गया है तो टैक्सेबल है, नहीं भी आया हाथ में तो भी टैक्सेबल है। मतलब मेरे को बॉस मेरे को फरवरी तक का सैलरी दे दिया, मार्च का सैलरी अभी दिया नहीं हो तो अप्रैल में देगा, बट इसी ईयर को बिलोंग करता है ना 23-24 को, तो 23-24 में टैक्सेबल होगा। और अगर मान लो अगले अप्रैल में जून का भी सैलरी हमको एडवांस में दे दिया अभी तो टैक्सेबल हो जाएगा। माने अगर एडवांस में सैलरी मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा, मिलना बाकी है तो भी टैक्सेबल होगा। यहाँ पे बोला ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर पे सैलरी टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है सैलरी का एक ग्रेड सिस्टम होता है। सैलरी बढ़ता कैसे सर, अगर जैसे यहाँ पे एक चार्ट लिखा हुआ है कि मेरा 7,000 सैलरी है बिगनिंग में, तो बोला गया हर साल 500 रुपया करके बढ़ेगा जब तक कि वो 10,000 नहीं हो जाए। मतलब पहला साल 7,000 है, सेकंड ईयर 7,500, थर्ड ईयर 8,000, फोर्थ ईयर 8,500, फिफ्थ ईयर 9,000, सिक्स्थ ईयर 9,500, सेवेंथ ईयर 10,000। उसके बाद हर महीना 800 करके बढ़ेगा जब तक वो 15,600 तक नहीं पहुंचे हर साल, सॉरी। उसके बाद हर साल 1,000 करके बढ़ेगा जब तक वो 22,600 तक नहीं पहुंच जाए, और उसके बाद सैलरी बढ़ना रुक जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। ये क्लियर है? अंकिता प्रॉब्लम आए वहां बोल देना कि सर ये वाला टॉपिक तो एक बार बोलिए, क्योंकि हम फटाफट बता रहे हैं हर हेडिंग को, तो कहीं अगर लगे कि एक वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए तो मैं टाइम लेके रिपीट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं अपने पास। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट अगर बोला है कि एडवांस सैलरी करंट ईयर में टैक्सेबल होगी तो फिर अगले ईयर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है ना सर। अगर हमको अप्रैल मई जून का सैलरी अभी मिल जाए, अगले साल का अप्रैल मई जून का सैलरी मार्च में मिल गया करंट ईयर के, तो करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बोला है ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे सिंपल पॉइंट है कि फिर वो अगर अभी करंट ईयर में टैक्स दे दिए तो अगले साल दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा उस ईयर का सैलरी मान के, तो ये तो अपने को पता ही था। एरियर सैलरी मिलना बाकी वो टैक्सेबल होगा, अपने बात कर ही चुके हैं।
अगर उस ईयर में टैक्स नहीं हुआ तो कोई कारण से, तब फिर करंट ईयर में टैक्स लगेगा। अगर आप नोटिस पीरियड में हो, उसको बोलते हैं सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, तो वो जनरली टैक्सेबल होगा ऑन रिसिप्ट बेसिस। नोटिस पीरियड वालों का ही सैलरी खाली रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है। पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो उसका बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल होगा, नॉट एज अ सैलरी इनकम। तो पार्टनर को बिजनेस से जो भी मिल रहा है, भले ही नाम सैलरी है, बट वो बिजनेस इनकम हेड में टैक्सेबल होगा। पार्टनर का जब रिटर्न फाइलिंग होगा, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगेन वही मेन बात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होना चाहिए, तभी सैलरी हेड में कोई इनकम मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे पार्टनर का रिश्ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं। अच्छा, बोनस जिस ईयर मिलेगा उस ईयर टैक्सेबल होगा। बोनस ड्यू बेसिस पे नहीं होता है टैक्सेबल। दो ही इनकम है जो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो रहा है, बाकी सब इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो रहा है। कौन सा दो इनकम बोनस बेसिस ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो रहा है, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो रहा है। एक तो अगर आपका बॉस आपको जॉब से निकाल दिया, आप नोटिस पीरियड में हो, तो फिर जब मिलेगा तब टैक्सेबल, और अगर बोनस है तो जब मिलेगा तब टैक्सेबल। यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। जजेस को, यूनाइटेड नेशंस के लोगों को जो मिलता है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप, यह बहुत मजेदार टॉपिक है, एच नंबर पॉइंट बहुत मजेदार है, फॉरगोइंग सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब सैलरी आपके हाथ में आ गया, उसके बाद आप कहीं डोनेशन दे दियो, या उसके बाद आप बॉस को बोले हो मेरा ये सैलरी रख लो, हमको नहीं चाहिए, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बड़ा मजेदार पॉइंट होता है। कई बार अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है कि अपने हर एम्प्लॉय को कि इतना रुपया आपको गवर्नमेंट फंड में डोनेट करना पड़ेगा। कोई फ्लड आया है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा। तो अब अगर उनके हाथ में सैलरी आ गया उसके बाद वो डोनेट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स होगा, कोई टैक्स का माफी नहीं है। लेकिन सैलरी मिलने के पहले ही सरेंडर हो गया तो फिर नॉट टैक्सेबल है। तो मिलने के बाद हम फोरगो कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल है, और मिलने के पहले ही हम सरेंडर कर दे रहे हैं तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। तुम्हारा बॉस सैलरी पे टीडीएस काट के देगा, तो तुम क्या करना, मान लो मेरा 1 लाख सैलरी है, मेरा बॉस 10% टीडीएस काटा है, 10,000 काटा है, मेरे हाथ में कितना दिया है, 90,000। लेकिन हम अपनी जब सैलरी इनकम शो करेंगे पूरा 1 लाख शो करेंगे। सब काम करने के बाद लास्ट में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मेरा और भी इनकम है और मेरा टैक्स आ रहा है 12,000, तो टैक्स देते समय बोलेंगे 10,000 का टीडीएस कटा हुआ है तो 2,000 और गवर्नमेंट को दे देंगे। और मान लो मेरा टैक्स आ रहा है 8,000, तो बोलेंगे मेरा 10,000 टीडीएस कटा हुआ है, 2,000 रिफंड आ जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को इनकम शो करेंगे तो पूरा 1 लाख शो करेंगे। ये बात क्लियर है मेरा? हाँ सर। अच्छा, तुम्हारा बॉस तुम्हारा टैक्स दे दिया तो इनकम टैक्स अपनी जेब से, सर वो भी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज ए टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स तुमको खुद देना होता है तुम्हारे इनकम पे। ये कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है जो कोई और जमा करेगा तुम्हारे बिहाफ में। हिसाब से रूल सीधा है, तुमको ही जमा देना था। तो तुम्हारा बॉस अगर अपने पॉकेट से सैलरी दे दिया तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, सैलरी के अगेंस्ट अगर हम कोई लोन लिए हैं, लोन के नाम पे कोई एडवांस लिए हैं, वो टैक्सेबल नहीं है एज अ सैलरी। मतलब अगर तुम्हारे बुक्स में, बॉस के बुक्स में शो हो रहा है कि एम्प्लॉय को 2 लाख का लोन दिए, तो हिसाब से तो ये सैलरी से कटेगा, तो ये तो एडवांस मिल गया। और ऊपर पड़ क्या है, एडवांस इनकम पे टैक्स है, एडवांस सैलरी पे। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, अगर तुम्हारे बुक्स में दिखा रहा है कि वो लोन के नाम पे सैलरी है तो फिर तुम्हारे बुक्स में वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है? हाँ सर। एक वर्ड यूज करते हैं लोग, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्या क्या चीज को प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं? टाइम से पहले जॉब से निकाल दे तो उसका जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। तुम्हारा बॉस तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई अमाउंट डाल रहा है, वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। कोई अगर तुमको इंश्योरेंस का पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। तुम्हारा बॉस इंश्योरेंस करा के दिया था, रिटायरमेंट में तुमको पैसा मिल रहा है, तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। एनी अमाउंट विद लंप सम और अदरवाइज ड्यू टू असिस्टेंस रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट। तुम कहीं पे एम्प्लॉयमेंट जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो,
और वो पहले ही तुमको कुछ पैसा दे रहे हैं, तो अभी वो बॉस तो बना नहीं है, बनेगा, लेकिन मिल तो रहा है सैलरी के कारण ही, इसलिए वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कहलाएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये 4 आइटम को प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं। कोई भी कॉम्पनसेशन, कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा, कीमैन इंश्योरेंस, और कोई पैसा जॉब ज्वाइन करने के पहले या रिटायरमेंट के बाद, जॉब छोड़ने के बाद कोई अगर पैसा मिलता है, वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कहलाता है। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, अगर तुम्हारा सैलरी अर्नड इन इंडिया या रिसीव्ड इन इंडिया है तो फिर इंडिया में टैक्सेबल है, नहीं तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर कहीं पर भी तुम सैलरी कमाते हो, वो इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा। ये ठीक है, टाइम पास था। हम बोला है तो ऊपर 2 डिडक्शन तो सीधा सीधा है, प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये दोनों तो सीधा सीधा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा सर? सीधा सीधी 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स का जितना एक्चुअली पेड हुआ है, जितना एक्चुअली पेड किए, अगर हम खुद पे किए हैं तो खाली छूट के डिडक्शन के रूप में माइनस हो जाएगा सेक्शन 16(3), और अगर मेरा बॉस पे किया तो पहले परक्यूजिट में टैक्सेबल और बाद में मेरे को नीचे माइनस करने मिल जाएगा, माने 0 इम्पैक्ट हो गया। एक बार इनकम के रूप में ऐड हो गया, एक बार डिडक्शन में माइनस चला गया, और अपनी जेब से भरे हम लोग प्री टैक्स, तो फिर डायरेक्ट छूट मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस एक मात्रा है जो के लिए जिसमें रूल है कुछ पढ़ने को, क्योंकि ये सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और कितना माइनस करने मिलेगा? तो क्या बोला है देखो, एक्चुअल अमाउंट जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल तो है ना पहले, अलाउंसेस नाम पे, अलाउंसेस हेड में फुल्ली टैक्सेबल है। मेरा एचटीसी सेम वाला वर्ड, एचटीसी सेम, एच को एक बार छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। और ये क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन नीचे डिडक्शन के रूप में माइनस करने खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। सर कितना माइनस करने मिलेगा? पूरा अमाउंट नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स की तरह यहाँ पे फुल अमाउंट नहीं है कुछ। यहाँ पे बोला है तीनों में से विचएवर इज लोअर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे, या रुपया 5,000 पर एनम है, ये मंथली नहीं है 5,000, साल का 5,000, या फिर 20% ऑफ द सैलरी। और यहाँ सैलरी का मतलब खाली बेसिक सैलरी है, ये एकमात्र जगह है जहां सैलरी का मतलब खाली बेसिक सैलरी है। ये आपको तीनों में से पीछे लोअर छूट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला माने इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट एक्सक्लूड लोकल अथॉरिटी। मतलब वो तुम्हारा लोकल अथॉरिटी, पीएसयू या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी म्यूनसिपैलिटी, ये सब का एम्प्लॉय का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का बात कर रहा है, उन्हीं को मिलेगा। तो आपने ऊपर और नीचे का सारा पॉइंट पढ़ लिया। अब बचा क्या सर? वो बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत, अलाउंसेस के बारे में बातचीत और परक्विजिट के बारे में बातचीत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एक करके पकड़ा। बेसिक कंपोनेंट में पहला, अच्छा बेसिक कंपोनेंट में मेरे चार्ट के हिसाब से कितने आइटम होते हैं? एक मिनट रुको, तो ये देखो यहाँ पे हम ब्रेकअप करके रखा है, ये मेरा नोट्स है, हालांकि बीकॉम लेवल के हिसाब से ही है, बट आपका एक आइडिया बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। देखो ये है 9 ऐसे आइटम जो आपको हम बेसिक कंपोनेंट बोलता है। तो जिसमें से कौन कौन सा फुल्ली टैक्सेबल है? सर जो बेसिक सैलरी के नाम से पैसा मिले फुल्ली टैक्सेबल है, फीस कमीशन बोनस के नाम पे मिले फुल्ली टैक्सेबल है। ये 4 आइटम तो फुल्ली टैक्सेबल है, एकदम मन में याद कर लो। बेसिक सैलरी, फीस कमीशन बोनस, एक साथ बोलो, बेसिक सैलरी, फीस कमीशन बोनस। अब बात करना है अपने को ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस। ये जो आइटम है इनके बारे आपको रूल याद करना है। तो देखो यहाँ पे रूल में क्या लिखा हुआ है, एक एक करके पकड़ते हैं फटाफट। पहले ग्रेचुटी को पकड़ा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेचुटी क्या है? फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ ग्रेचुटी गवर्नमेंट, ग्रेचुटी को भी ऐसे पढ़ लो ज्यादा बेटर होगा। सर ग्रेचुटी को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, पहला बिफोर टर्मिनेशन ऑफ द जॉब, एक आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द जॉब। अगर जॉब छोड़ने के पहले मिला है तो सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, सबके लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। लेकिन जैसे ही बोलो कि जॉब छोड़ने के बाद ग्रेचुटी मिल रहा है, रिटायरमेंट पे या जॉब से टर्मिनेट, रिटायरमेंट मत बोलो, जॉब से टर्मिनेट होने पे, जॉब छोड़ने पे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑलवेज एग्जम्प्टेड है।
बाकी एम्प्लॉय के लिए क्या रूल है सर, अगर वो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है वो देख लीजिए। अगर कवर्ड है तो तीनों में से लोवेस्ट अमाउंट आपको माइनस करने मिल जाएगा। जितना ग्रेच्युटी रिसीव्ड है उसमें से तीनों में से जो लोअर है वो माइनस करो, बैलेंस अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या माइनस करो सर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डी है, या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, तीनों में जो लोअर है। एक्चुअल अमाउंट फॉर्मूला 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, तीनों में जो लोअर है वो माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डी है, और लास्ट ड्रॉन बोला मतलब आखिरी महीने का बेसिक प्लस डी है। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस जो बोला राउंड ऑफ किधर करना है, 6 महीने से कम है तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ, 6 महीना या 6 महीने से ऊपर है मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ भी है तो भी, और 6 मंथ से ऊपर है तो भी आपको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है। मतलब 37 साल 4 महीने है तो 37 साल, और 37 साल 6 महीने है तो 38 ईयर्स, और 37 साल 7 महीने तो भी 38 ईयर्स, ये आपको माइनस करने मिल जाएगा। ये हो गया ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फिर भी नील, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव लेस अमाउंट एग्जम्प्टेड, मतलब सेम तरीका दोनों में, यहाँ पे ओल्ड न्यू में कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर अगर नॉट कवर्ड है तो क्या होगा, तो फिर यही फॉर आपका जो 3 है जो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग माइनस होने का रूल वो बदल जाएगा। क्या होगा सर, पहला तो वही एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, तीसरा वही है स्टैट्यूटरी लिमिट। अब आता है दूसरा, सर ऊपर क्या था 15/26, यहां क्या हो जा रहा है हाफ। सर ऊपर क्या था लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहां बोल रहा है लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी, और यहां बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर को राउंड ऑफ करना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहां बोलता है नंबर ऑफ ईयर में मंथ को ऑलवेज इग्नोर कर दो, मतलब अगर 37 ईयर 8 मंथ भी है तो भी 37 ही लो, और 37 ईयर 4 मंथ है तो भी 37 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथ को इग्नोर मार दो। तो कवर्ड में 15/26 था, नॉट कवर्ड में हाफ है। कवर्ड में लास्ट ड्रॉन सैलरी था, यहाँ पे लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी है। कवर्ड में बोला था ईयर को राउंड ऑफ करना ऊपर या नीचे की तरफ, यहाँ बोलता है मंथ को इग्नोर ही मार दो, हर बार खाली ईयर पकड़ लो। अब ऊपर कवर्ड में सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए, नॉट कवर्ड में क्या है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। एक बात याद कर लो बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वही खाली बेसिक सैलरी है, और कवर्ड ग्रेच्युटी में खाली बेसिक प्लस डीए, बाकी सब जगह ही क्या है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो दो ही जगह, एक जगह अकेला बेसिक एक ही जगह एंटरटेनमेंट अलाउंस में, अकेला बेसिक प्लस डीए एक ही जगह कवर्ड ग्रेच्युटी में, और एक जगह आएगा सैलरी का एक लंबा मतलब है वो होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको बॉस रहने के लिए फ्री में घर दे दिया। बाकी सब जगह क्या करना है अपने को बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ये बात याद रहेगा कहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है। हाँ सर। और यहाँ 10 महीने का बेसिक सैलरी लेना, एवरेज सैलरी लेना है, मतलब सर सिंपल रूल है, आप जिस दिन जॉब छोड़े उसके पहले वाला 10 महीना ले लो, उसमें आपका हर महीना जितना सैलरी था, जितना बेसिक था, जितना कमीशन था, सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई 10 कर लो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट आया पेंशन। पेंशन में भी वही पेंशन में 2 बातें क्या करनी है, एक अनकम्यूटेड एक कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड क्या होता है सर, जो मंथली मिलता है रिटायरमेंट के बाद, और कम्यूटेड जो सर आप एक ब्लॉक में अमाउंट उठा लेते हो। मान लो मेरा टोटल पेंशन जमा हुआ 8 लाख, हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हमको 3 लाख दे दो और बाकी 5 लाख मंथली करके देते रहो जब तक हम मरे नहीं। तो अनकमिटेड हो गया जो मंथली मिल रहा है, और 3 लाख जो हम एक मुश्त उठा लिए, एक बार में उठा लिए, उसको बोलते हैं कम्यूटेड। अनकम्यूटेड के लिए एक सीधा रूल है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, यानी फुल्ली टैक्सेबल है। एक ही बात हो गया है ना, अलग लिखते देखो। अनकम्यूटेड में पुराना रूल में क्या लिखा है, एग्जम्पशन में लिख दिया नील, और यहाँ टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल बता रहे, तो बात तो एक ही हो गया।
मतलब अनकमिटेड मंथली जो पेंशन मिले वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। जितना तुम्हारे पूरा साल में हाथ में आया रिटायरमेंट के बाद उसको जोड़ लो और वो फुल्ली टैक्सेबल कर दो। कम्यूटेड में क्या रूल है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है, पुराने रूल में भी नए रूल में भी। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या रूल है? अगर तुमको ग्रेच्युटी मिलता है, अगर यहाँ कवर्ड नॉट कवर्ड नहीं बोला है, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड बोला है। अगर तुमको ग्रेच्युटी मिलता है तो तुम अपने फुल पेंशन का 1/3 माइनस कर लो, फुल पेंशन का बोला है। और अगर तुमको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो फुल पेंशन का 1/2 माइनस कर लो। फुल पेंशन मतलब ये 8 लाख का 1/3, ये 8 लाख का 1/2, ठीक है। तो 8 लाख का 1/3 कितना होगा? 8 लाख का हाफ तो 4 लाख होगा। तो 3 लाख तुम उठाए हो, 3 लाख लेस, अगर हम एक बार हाफ वाला में जाएं तो लेस एक्चुअल अमाउंट या 1/2। एक्चुअल अमाउंट हो गया 3 लाख और 1/2 हो गया 4 लाख। दोनों में लोअर कौन है? 3 लाख। तो पूरा 3 लाख माइनस हो जाएगा 3 लाख में से, मेरे लिए 0 कंप्यूटेड पेंशन टैक्सेबल। और ये 8 लाख का 1/3 कितना होगा? कितना आ रहा है? 2,66,000। आप अगर ये पे ये वाले तो 3 लाख ग्रेच्युटी लिए, टोटल उठाएं एक बार में, उसमें से एक्चुअल अमाउंट 3 लाख या फिर 2,66,667 विचएवर इज लोअर। तो 2,66,667 उतना लोअर है, 2,66,667 वो माइनस कर लो, बैलेंस 33,333 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट आइटम आया लीव एनकैशमेंट। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी फिर टाइम पास है। लीव एनकैशमेंट में वही बोला। लीव एनकैशमेंट होता क्या है? सर हर साल हमको कुछ छुट्टियां अलाउड होती है, अगर हमको छुट्टी नहीं ले तो उन छुट्टियों का हम पैसा ले सकते हैं। यही है लीव एनकैशमेंट। लीव को एनकैश करवा रहे, लीव के बदले में कैश ले रहे, लीव नहीं लिए थे तो सर उस दिन का सैलरी तो मिला ही होगा आपको, ऑब्वियस बात है, वो पेड लीव था। साल में कुछ एक छुट्टी पेड लीव होता है। लेट्स से मेरा ऑफिस में साल में 15 छुट्टी पेड लीव है, तो वो पेड लीव है, मतलब सर उसका सैलरी तो आपको मिला ही है, तो वो तो सैलरी एड में गया ही होगा मंथली पूरा। उसको थोड़ी ना कोई अलग से बात करने का दरकार है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेमतलब का। बात हो रहा है वो 15 दिन का बॉस, क्योंकि तुम 15 में से 10 दिन छुट्टी लिए, 5 दिन तुम ऑफिस गए। सर इस साल 5 दिन का छुट्टी रह गया, हम लिए ही नहीं। फिर अगला साल भी मान लो 8 दिन का छुट्टी रह गया, हम लिए ही नहीं। फिर अगले साल 4 दिन का छुट्टी रह गया, हम लिए ही नहीं। ऐसे करके मेरी छुट्टियां जमा होती रही। जब हम रिटायर होंगे, अब वो छुट्टियों का क्या करना है? देखो 2 तरीका होता है, या तो उसका अगले साल में छुट्टियों को ले लो, सर वो भी नहीं लिए। जिस साल लेना था उस साल तो लिए ही नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर भी वो जो छुट्टी बच गया वो भी फिर भी नहीं लिए। सर नेक्स्ट ईयर पूरा 15 छुट्टी खुद का ही नहीं लिए, तो पिछले साल का बचा हुआ क्या लेते? ऐसे करके छुट्टियां जमा होती रही। अब रिटायरमेंट का एज आ गया है, हम बॉस को बोल रहे हैं बॉस वो छुट्टी का क्या होगा? बॉस बोलते हैं काम करो पैसा ले लो, तुम छुट्टी तो लिए नहीं थी, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो सैलरी जो मिला वो तो मिल ही गया। तो सर वो छुट्टी अगर ड्यूरिंग द जॉब उठा लो तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। सर अगर रिटायरमेंट के यानी जॉब छोड़ने के बाद ले बॉस से ये पैसा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। नॉर्मल एम्प्लॉई के लिए क्या बोला? 4 में से विचएवर इज लोअर माइनस कर लो। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी अमाउंट 25 लाख या 10 महीने का एवरेज सैलरी इंटू 10, मतलब सीधा बोलना चाहता है 10 महीने का सैलरी। पहले आप 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालोगे, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन 10 महीने का ऐड करोगे, फिर उसको डिवाइड बाय 10 करके फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, फिर क्या फायदा होगा? बहुत बोलना ये चाहता है 10 महीने का सैलरी। या फिर लीव क्रेडिट फॉर अ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यानी फॉर इनटू एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ। जितना लीव मेरा बाकी है, लीव क्रेडिट फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ। एवरेज बोला है, मतलब 10 महीने का एवरेज। और यहां भी सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। क्लियर है? हाँ सर। एक बात और बोल दे रहे हैं, नहीं समझ नहीं, प्रैक्टिकली जब करोगे और दिक्कत आएगा हमको बोलना। अपने सैलरी का भी ईयर पेपर वाला कर लेंगे, वो टैक्समैन वाला क्रैकर वाला। जहां लगे कि सर नहीं बन रहा है हमको बोलते जाना, इसीलिए हम बोल रहे टैक्समैन क्रैकर का सम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो।
ताकि जिस चैप्टर का जो सब नहीं बन रहा है हमको बोलो, अपने बना लेंगे उसको क्लास लेके, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात गौर कर रहे हो, जहां जहां बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आ रहा है, कमीशन बोल रहा है ऑन टर्नओवर और डीए बोल रहा है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। सर डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट क्या है? देखो डीए को मिला, मान लो पूरे लाइफ टाइम में हमको डीए मिला 6 लाख। डीए नॉर्मली फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो जब पहले ऊपर बेसिक प्लस डीए ऐड किए वहां तो फुल्ली टैक्सेबल करती है। लेकिन जब यहाँ जब जहां जहां किसी एक अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए डीए लेना है तो तुमको सम बता देगा कि तुम्हारा 60% डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो फिर जितना डीए है उसका 60% ही लेना। अगर बोल दो 30% डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो उतना ही लेना, बोला कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो डीए लेना ही मत। तो हर जगह जहां जहां बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आ रहा है कोई फॉर्मूला में, वहां पे डीए ऑलवेज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ही लेना है और कमीशन ऑलवेज ऑन फिक्स्ड टर्नओवर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, मतलब लात मार के बॉस टाइम से पहले जॉब से निकाल रहा है, एकदम सिंपल लो। रिट्रेंच कर रहा मतलब निकाल रहा है, और वही वॉलंटरी टाइम में मतलब तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको लेना है तो ले लो। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में क्या रूल है? सर सबके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपल बोला, जितना एक्चुअल अमाउंट मिल रहा है या फिर 5 लाख स्टैट्यूटरी अमाउंट या फिर अमाउंट डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तुमको ये फॉर्मूला वाला काम नहीं करना है, तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। तुमको खाली यही याद करना है कि जितना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अमाउंट फिक्स होगा। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अमाउंट कैसे निकलता है वो बताए, 15/26 इंटू 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड सर्विस। और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डी है प्लस कमीशन। सर ये हमको काम करना नहीं करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब वहां का कोई लेबर कोर्ट होगा, वो कोर्ट जो अमाउंट दिया वो वाला अमाउंट का बात कर रहे हैं, एग्जाम में तुमको सब में दे देगा। तो एक्चुअल अमाउंट 5 लाख या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर तुम्हारे लिए एग्जम्प्टेड, जितना मिला उसमें से रिट्रीटमेंट कंपनसेशन के नाम पे, बाकी बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल, और ये सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट बोला वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब तुम्हारा बॉस तुमको रिटायरमेंट ऑप्शन में दिया और तुम ले लिए। यहां भी फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल अमाउंट स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ फुल एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय, या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ मंथ सर्विस लेफ्ट। अगेन हम बोल देते हैं ये सी और डी तुमको एग्जाम में नहीं देता, सी और डी तुमको अमाउंट एग्जाम में नहीं देता फॉर्मूला में। तुम्हारे को ये बताएगा एक्चुअल अमाउंट या 5 लाख, बस तुमको ये कैलकुलेशन का काम नहीं देगा। बस वो तो लिखा है, हाँ बुक में बस वो ए और बी लिखा है, हमको पता है, बाकी तो लिखा मालूम ही हमको पता है, मालूम हमको पता है। ये रूल वाइज ए और बी है खाली, मतलब रूल वाइज तो सी और डी भी है, बट तुम्हारे सिलेबस वाइज ए और बी है, ठीक है। तो सर अब स्टैट्यूटरी अमाउंट अब तक क्या क्या याद हुआ? सर ग्रेचुटी में 20 लाख था, सर वीआरएस में 25 लाख था, सॉरी वीआरएस बोल रहे हैं, उसमें लिव एनकैशमेंट में। पेंशन में कोई अमाउंट नहीं था, 1/3 और हाफ का बात किया था। और आपका रिटायरमेंट चाहे लात मार के निकाले चाहे ऑप्शन दे के निकाले, दोनों में स्टैट्यूटरी अमाउंट ऑलवेज 5 लाख, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट आपका आया बेटा लीव ट्रैवल असिस्टेंस। देखो कई एक ऑफिसेज में एक रूल है, साल में, यहाँ पे कोई अमाउंट आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे कुछ काम का छोटा मोटा बात है बस उतना ही सुनना है। लीव ट्रैवल असिस्टेंस क्या होता है? तुम्हारा बॉस तुमको इंडिया में घूमने के लिए छुट्टियां दे रहा है, सॉरी छुट्टियां दे रहा है, इंडिया में घूमने के लिए बॉस पैसा दे रहा है या घूमने का अरेंजमेंट करके दे रहा है विद फैमिली। सर ये हर कंपनी में नहीं होता है, तो जहां नहीं होता वहां नहीं टैक्सेबल होगा, लेकिन जहां होता है वहां टैक्सेबल होगा। सर ये रूल गवर्नमेंट बोलता है इंडिया में घूमने के लिए होना चाहिए, पहला बात तो, और 4 साल का ब्लॉक में 2 छुट्टी, उतना ही एग्जाम्पशन होगा, बाकी टैक्सेबल हो गया। सर 4 साल का ब्लॉक मेरा कहां से कहां तक है? 22 से 25। तुम्हारे एग्जाम में ब्लॉक है 2022 से 2025, 22, 23, 24, 25,
ये 4 साल का ब्लॉक में तुम 2 बार घूमने जाओ, तुमको जितना तुम्हारा बॉस ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहा है वो माइनस। आई रिपीट, ओनली ट्रैवलिंग, खाना पीना, होटल में रहना, वहां पे साइट सीइंग के लिए गाड़ी अरेंज करना, उसका बात नहीं हो रहा है। वहां जाना और वहां से आने का शॉर्टेस्ट रूट का जो भाड़ा है, वहां जाने और आने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट का भाड़ा है, उतना माइनस करने मिल जाए, उतना तुमको एग्जम्प्टेड है। बाकी अमाउंट जितना तुम्हारा बॉस, देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना, कोई भी जगह जहाँ पे हम लिमिट बता रहे हैं, ये चैप्टर कहीं पे भी आपको नहीं बताता बॉस इससे ज्यादा दे नहीं सकता। देने को बहुत पूरा खजाना लुटा सकता है। पॉइंट ये है, बॉस तुम्हारा देने के लिए कुछ भी लुटा सकता है, बट तुमको इनकम टैक्स में छूट कितना मिलेगा खाली वो पढ़ने। तो अगर यहाँ पे सिंपल बात बोले, अगर तुम एयर रूट से जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी का भाड़ा, अगर वहां पे कोई एयर या ट्रेवल ट्रेन पॉसिबल नहीं है तो वहां का जो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट है, मतलब बस वगैरह का डिलक्स रूट का भाड़ा फर्स्ट क्लास का, और सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस एरिया वैसा ही कोई डिस्टेंस का, कोई रेलवे का जो टिकट का भाड़ा लगता उतना, और सब में शॉर्टेस्ट तुम घूम के जा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम। सर 4 साल का ब्लॉक में 2 छुट्टी अलाउड है, हम 4 साल का ब्लॉक में एक ही छुट्टी लिए, 1 बच गया। 4 साल का ब्लॉक में 1 छुट्टी तुम लिए, 1 नहीं लिए, तो नेक्स्ट 4 साल का ब्लॉक में फर्स्ट ईयर में तुम वो 1 छुट्टी ले लो, और 2 छुट्टी तुमको जब लेना है तब ले लो। अगर नहीं लिए तो फिर भूल जाओ। से किसको ले जा सकते हैं? अगेन बोला, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, बीवी को ले जाओ। बच्चे कितने अलाउड है? सर अगर 1/10/98 के पहले पैदा हुए बच्चे हैं तो, सॉरी 2 बच्चों का अलाउड है, 2 बच्चों का। अब 2 बच्चों का अलाउड है, 1/10/98 के बाद जो पैदा हुए, और बिफोर पैदा हुए उनका सारा का अलाउड है। ठीक है, इतना ही काम का बात है। अब अलाउंसेस क्या है, मेरा बेसिक कंपोनेंट बताना खत्म। क्लियर है ये बेसिक कंपोनेंट। अब आए एचआरए पे। हाउस रेंट अलाउंस क्या बोलता है? सर पहला बात तो अलाउंसेस का चार्ट को एक बार मेरे नोट से समझो। मेरा नोट बोलता है कि अलाउंसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़े। अलाउंसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये देखो, पहला बोला जनरल कैटेगरी, जो क्या बोलना चाहता है, HTC सेम, मतलब H माने हाउस रेंट अलाउंस, T माने टिफिन अलाउंस, C माने सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, S माने सर्वेंट अलाउंस, E माने एंटरटेनमेंट अलाउंस, M माने मेडिकल अलाउंस। इसमें H को छोड़ के बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है। H के लिए रूल है, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है। HTC सेम ऐसे याद करते हैं। सेम माने तुम्हारा बीकॉम का सेमिस्टर, और HTC मोबाइल। पुराने जमाने में होता था, तुम लोगों को पता है कि नहीं, HTC एक मोबाइल हुआ करता था। जैसे आज की डेट में एप्पल फेमस है, उस जमाने में HTC और ब्लैकबेरी फेमस था। तो ऐसे याद कर सकते हो। ये जो पढ़ेंगे DTC UPA, ये सारे जितना खर्चा कर रहे हो उतना माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल। जितना खर्चा कर रहे हो उतना माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल। DTC UPA, D माने डेली अलाउंस, T माने ट्रैवल अलाउंस, C माने कन्वेयंस अलाउंस, U माने यूनिफॉर्म अलाउंस, P माने प्रोफेशनल असिस्टेंस अलाउंस, मतलब तुमको कोई पढ़ाई करा दिया हायर लेवल का, टेक्निकल या स्किल क्वालिफिकेशन, और A माने असिस्टेंस अलाउंस, मतलब ऑफिस में तुमको कोई असिस्टेंट दे दिया, बॉस तुमको पैसा दे देता है, तुम उसको पे कर दो। इन सब में तुम जितना खर्चा कर रहे हो उतना माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाए। और फिर बचा ये 4 CCTT। C माने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, C माने चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, T माने ट्रक ड्राइवर, और T माने ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट हैंडीकैप के लिए बात हो रही है, हैंडीकैप के लिए बात हो। चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक छूट अलाउड है।
तुम्हारा बॉस जितना भी दे रहा है उसमें से माइनस कर लेना 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस में यही 100 की जगह 300 बोल दो, 300 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ठीक है। ट्रांसपोर्ट हैंडीकैप वाला में क्या बोला, 1600 रुपया पर मंथ, 1600 ही आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेंगे इसका। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट में कितना अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से याद रखोगे तुम्हारी जिंदगी आसान रहेगी। HTC सेम, इसमें H के लिए रूल पढ़ना है, TC सेम फुल्ली टैक्सेबल है, DTC UPA इनको जितना खर्चा करोगे उतना माइनस बैलेंस फुल्ली टैक्सेबल, और CCTT में सर स्पेसिफाइड अमाउंट है उतना ही माइनस करना मिलेगा, कितना खर्चा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है? यस सर। सर इनके अलावा कोई भी अलाउंस का नाम आ जाए उसको फुल्ली टैक्सेबल कर दे, इनके अलावा कोई भी। अच्छा यहाँ पे एक है सर ट्राइबल एरिया, स्पेशल कंपनसेटरी या बॉर्डर एरिया। देखो बेटा ये याद नहीं कर पाओगे ट्राइबल, क्योंकि इनमें अलग अलग हाइट वाइज अलग अलग अमाउंट है। तुम पहाड़ के इतने हाइट पे जाके जॉब कर रहे हो, तुम्हारा बॉस उसके लिए एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो इतना छूट इतना टैक्सेबल। कहीं 2250 है, कहीं 1500 है, कहीं 1300 है, कहीं 1800 है, तो याद नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओ। देयर इज नो यूज, इसको इग्नोर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर UNO का एम्प्लॉई है या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है, इनको सारे अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो देखो पहले आ जाते हैं HRA पे। HRA में क्या बोला, एक्चुअल अमाउंट 50% अगर मेट्रो सिटी में हो तो, नॉन मेट्रो में हो तो 40%, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तीनों में जो लोअर होगा उतना अलाउंस माइनस, तुमको जितना रुपया मिला उसमें से तीनों में जो लोअर है वो माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल। और यहाँ भी सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे एक बात और बोला, सर अगर मेरा रेंट सैलरी जगह बदल रहा है तो फिर आपको जितना जितना पीरियड के लिए जितना रेंट था या जितना सैलरी था जो जगह पे थे उसके हिसाब से बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके बुक में एक सम है भी वैसा। ये एग्जाम्पशन न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउड नहीं है, ये एग्जाम्पशन न्यू टैक्स सिस्टम में अलाउड नहीं है। ये रहा मेरा वो CCTT वाला कहानी। चिल्ड्रन एजुकेशन में क्या बोला, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल में क्या बोला, 300 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ट्रांसपोर्ट वाला में क्या बोला, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, यहाँ पे यही है मेरा वो ट्रांसपोर्ट, सॉरी ये एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोला है, मतलब आपको ट्रक ड्राइवर रनिंग अलाउंस बोल रहा है, मतलब ट्रक ड्राइवर वाला अलाउंस। तो 70% जो अमाउंट मिला है उसका 70% या 10,000 पर मंथ, बीच एवरेज लोअर 10,000 पर मंथ, यानी साल का 1,20,000, और जितना अलाउंस मिला उसका 70% निकालो, दोनों में जो लोअर है उतना माइनस कर लो। अगर आप नॉर्मल ऑफिस गोइंग एम्प्लॉइज हो तो जनरल के लिए तो कोई छूट है ही नहीं, क्योंकि वो HTC सेम में फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन हैंडीकैप के लिए क्या बोला, 3200 पर मंथ तक का छूट है हैंडीकैप ब्लाइंड इनके लिए। अब हम पहले बोला था ये स्पेशल केसेस का अमाउंट ये लोग लिखा है कि सारा याद नहीं कर पाओगे, इसलिए 2 ही अमाउंट दिया कि कोई भी अंडरग्राउंड में काम कर रहा है तो 800 रुपया पर मंथ तक का छूट है, और कोई ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है तो 200 रुपया पर मंथ तक। ये क्या है सर, स्पेशली अलाउंस मिल रहा है मेरे को। इन सब एरिया में काम करने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं होता है, तो बॉस अलग से पैसा दिया ये एरिया में काम करने का, तो उसमें से कितना छूट और कितना टैक्स है। तो माइनिंग या अंडरग्राउंड है तो 800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया है तो 200 पर मंथ। इतना याद कर लो, बहुत ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे मेरे जैसे चार्ट भी बनाए लो, बोला कि कोई भी अलाउंस अगर तुमको मिल रहा है ऑफिशियल काम के लिए तो फिर वो हमेशा के लिए एग्जम्प्टेड है। ये बात तो हम पहले बोल दिया था, ऑफिशियल काम के लिए मिल रहा है तब एग्जम्प्टेड, अदरवाइज ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रैवलिंग हो, कन्वेयांस हो, डेली अलाउंस हो, एकेडमिक हो, हेल्पर हो, यूनिफॉर्म हो। और ये रहा फुल्ली टैक्सेबल वाला लिस्ट।
ये भी हम बोल दिया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या यूएनओ का एम्प्लॉय उनको फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ये भी हम बता दिया। तो यहाँ तक अलाउंसेस खत्म। आज का क्लास यहीं रोक गया, क्योंकि परक्यूजिट हम चालू करेगा, मेरा इच्छा है कि हम एक बार में खत्म करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये परक्यूजिट वाला पार्ट चालू करेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है।